आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर पूर्वी दिल्ली से सामने आ रही, जहां एक नाबालिग बच्ची को किडनैप कर लिया गया। आपको बता दें, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को 9 साल की नाबालिग को किडनैप किया गया था। उसके बाद उसके परिजनों ने बेचैन होकर कल्याणपुरी थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस जब तक कार्रवाई करती तब तक बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि 25 तारीख को बच्ची का शव जिला गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में भोजपुरा के एक खेत में मिला। पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो पता चला कि यह केस कल्याणपुरी थाने से पहले ही दर्ज है, जहां जो कि नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया था। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने बच्ची को कल्याणपुरी थाने में सौंप दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं बच्चों के परिजनों ने कल्याणपुरी थाने को घेर लिया है। काफी तादाद में लोग इकट्ठे होकर कल्याणपुरी थाने के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस को नाकाब बताते हुए पुलिस के हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक गया है। वहीं राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में तेज गरजने के साथ रात से ही बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्तराखंड में देर रात मौसम ने अचानक करवट बदल लिया। चारधाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। दून समेत आसपास के इलाकों में बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के गदरपुर में व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा है। गदरपुर व्यापार मंडल चुनाव में गदरपुर शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेता महेंद्र सुखीजा ने दीपक बैठ को तन मन धन से चुनाव पद के लड़ने की घोषणा की है। वहीं महेंद्र सुखीजा ने कहा कि वह अपना पूरा सहयोग, मत और समर्थन दीपक बेहड़ को देते हैं, जिससे कि वह विजयी हो और उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहेगा। महेंद्र सुखीजा ने कहा कि जो व्यापारी नेता 9 वर्ष से एक ही गद्दी पर काबिज है, वो शहर तुड़वाने का पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस व्यापारी ने अपने पुराने गद्दे रखकर दुकान अतिक्रमण तोड़ने की बात कहकर झूठ फैलाया और रातों रात दुकान खाली कर ली थी। और पूरा शहर जानता है इस व्यापारी को शहर बर्बाद होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन इस बात से यह भी मुकर गया। इसलिए वह दीपक बेड़ को समर्थन दे रहे हैं। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के धारचूला में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूका है। आपको बता दें, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध देखने को मिला है। देश में बढ़ती महंगाई से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी ने धारचूला नगर में ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल के नेतृत्व में पूरे नगर में चाय बेच कर आया था। देश बेचकर जाएगा तथा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100, डीजल 80, पेट्रोल 100 जैसी नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और गांधी चौक में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल ने कहा कि मोदी सरकार अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन देश में बढ़ती महंगाई और तेजी से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने थे और देश बेचकर सत्ता से बेदखल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नेत्र कुंवर ने कहा कि देश में जिस गति से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जनता का वोट पाकर सत्ता में आए लोग जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। वहीं कांग्रेस नेत्री अर्चना गुजराल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में रसोई गैस की कीमतों के बढ़ने पर हाय तौबा मचाने वाली बीजेपी आज भूल चुकी है कि आम गृहिणी घर को चलाने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है।
पे नहीं जाती हैं। मैं उनको ये प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मेरे प्रश्नों को जरूर उन तक पहुंचाइए कि आज जिस प्रकार से महंगाई अपनी चरण सीमा पे है और गैस सिलेंडर के जो रेट हैं आज वो आसमान छू रही है। रसोई गैस आज 1 महीने में तीसरी बार रेट बढ़ चुका है और कल 25 रुपए फिर से बढ़ गया। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ और ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आज जो महंगाई है 340 आपको बहुत महंगा लग रहा था, आज 935 हो गया, तो आज बड़ा सस्ता है। और उन नेताओं को भी मैं कहना चाहती हूँ जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करते 340 में, आज 935 हो गया। और आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा धारचूला में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन सरकार का किया गया। आज तेल जो है पूरे 100 के करीब पहुँच गया है, जनता परेशान है, गैस के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। भाजपा ने सिर्फ दो चार जो उनके बनिया हैं उनको पालने पोसने का काम किया है। आप देखेंगे कि पूरे किसान और युवा आज सड़क पर है। किसान और युवा अपने रोजगार के लिए, अपने किसान खेती के लिए, रोजगार के लिए सड़क पर है, लेकिन भाजपा सरकार सुनने को तैयार नहीं। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के कोटद्वार में पूर्व प्रबंधक सहायक ने रेलवे का दौरा किया है। आपको बता दें, रेलवे के दौरा में उन्होंने साफ सफाई का भी जायजा लिया। रेल मंत्रालय 3 मार्च को कोटद्वार से दिल्ली के बीच सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलने की सभी तैयारियां रेल विभाग ने पूरी कर ली है। रेल कर्मचारी और अधिकारी कोटद्वार स्टेशन की साफ सफाई कर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वही ट्रेन चलने से पहले ही ट्रेन को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। आम जनता का कहना है कि इस ट्रेन से कोई लाभ नहीं होने वाला। हमारी मुख्य मांग ट्रेन के समय को बदलने को लेकर थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि ये जो ट्रेन चलने वाली है ये तो पुरानी ट्रेन है, पर नया लेवल चिपका दिया है। हमारी मांग थी कि ट्रेन सुबह कोटद्वार से चलती और रात को वापस आ जाती, तब जाकर व्यापारियों और आम जनता को इसका लाभ मिलता। ये फुल एसी ट्रेन होने के बावजूद पैसेंजर ट्रेन की तरह 20 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें जनरल डिब्बे भी नहीं है, 3 गुना किराया भी है, तो आम जनता को इसका लाभ कैसे मिल पाएगा। इसके साथ मंसूरी एक्सप्रेसवे, गढ़वाल एक्सप्रेस को भी चलाया जाए, क्योंकि सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का आम जनता लाभ नहीं उठा सकती। साथ ही इस ट्रेन का समय भी बदला जाए। से चलने वाली है, इसका स्वागत हम करते हैं। और यहाँ के व्यापारियों की ये मांग है कि ये थोड़ा पहले चलाई जाए, ताकि जो है हमें एक ही दिन में दिल्ली से आना जाना हमारा सुनिश्चित हो सके। तो मैं आग्रह करूँगा सांसद साहब से कि वो इसके टाइमिंग के लिए यहाँ के व्यापारियों से बात कर लें, ताकि यहाँ के लोगों को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। साथ ही मेरा आग्रह यह है कि यहाँ से मसूरी एक्सप्रेस जो बंद हो गई है वो भी चलाई जाए और गढ़वाल एक्सप्रेस भी चलती रहने दी जाए, क्योंकि ये जो जन शताब्दी है इसका किराया इतना है कि आम जन के लायक नहीं है। ये 3 गुना ज़्यादा किराया इसमें लिया जाएगा, तो जिससे कि आम जन के लिए ये रेल नहीं बनी है। तो गढ़वाल एक्सप्रेस जो पहले से चलती थी उसको भी सुचारू रूप से चलाया जाए और मसूरी एक्सप्रेस से जो डब्बे यहाँ से चलते थे उनको भी पुनः जो है चालू की। नई ट्रेन चली है, ये तो पुरानी ट्रेन पे नया लेवल, हम इससे पब्लिक का कहाँ फ़ायदा है। ये जो है ट्रेन चलनी चाहिए थी तो सुबह चलनी चाहिए थी, ताकि आदमी अपना काम करके शाम को जो है 6-7 बजे से इधर वापस आ सके। ये तो पुराना जैसा चल रहा था उसका केवल नाम बदला है इन लोगों ने। और दूसरा इसमें यह है कि इन्हें ये सुधार करना चाहिए कि इसमें सारा ये एसी ट्रेन है, इसका क्या करेगा आम आदमी जो जाएगा। इसमें जनरल बोगी भी तो होनी चाहिए, लोगों प्लेन वो भी तो। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के काशीपुर में बाग में रखे सिलेंडर में आग लग गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। काशीपुर के मिसरवाला में एक अमरूद के बाग में सिलेंडर में आग लगने से एक युवक झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, काशीपुर के मोहल्ला किला में रहने वाले सोनू पुत्र चंदन सिंह ग्राम मिसरवाला में पिछले 4 सालों से अमरूद के बाग को ठेके पर लेकर चल रहा था। देर रात गैस सिलेंडर फटने से उसकी झोपड़ी में आग लग गई और आग लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना कुंडा प्रभारी अरविंद चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बमुश्किल आग पर काबू पाया। साथ ही युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक पीड़ित महिला के द्वारा जो है एक व्यक्ति के विरुद्ध जो एक 376 की एफआईआर लिखाई गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनको लोन नहीं देने के नाम पर जो है उनको शोषण किया गया है। तो उनकी एफआईआर पर तत्काल, उनके एप्लीकेशन पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है और उसमें वैधानिक कार्रवाई आगे की शीघ्र की जाए। खबर नवादा के बिहार से सामने आ रही है। बता दें, नवादा के बिहार में कांग्रेस कार्यालय में संत रविदास की जयंती मनाई गई।
आपको बता दें, संत रविदास की जयंती पर उनके चित्र पर फूल अर्पित और श्रद्धा सुमन कर अर्पित किया गया। नवादा जिला कांग्रेस कार्यालय में संत रविदास की जयंती मनाई गई। वहीं जिला अध्यक्ष सतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वप्रथम उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि ज्ञान श्री संत कवियों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। रैदास का नाम दूसरा नाम रविदास भी था। रैदास भी रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। कबीर के समकालीन संत कवियों में से रैदास का महत्व है। काशी में मड़ुआडीह के पास सन 1940 में इनका जन्म हुआ था। रविदास यहीं पर रहा करते थे और संत रविदास बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु कबीर के सम्मान बहुत था। उन्होंने स्वयं अपनी जाति चमार बताई। रैदास की पत्नी का नाम लेना था। यह संत प्रवृत्ति के घुमक्कड़ और फक्कड़ व्यक्तियों में से थे। उन्होंने प्रयागराज, मथुरा, जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया है। आपको बता दें, इन जाति के लिए अपने आप को रविदास कहते हैं और मीराबाई में इनको अपना गुरु कहकर पुकारा जाता है। 120 वर्ष की अवस्था में सन 5060 में मृत्यु काशी में बताई गई कि कार्यक्रम में उपस्थित रहे कार्यकारी अध्यक्ष बंगाली पासवान, राजू यादव, अक्षय कुमार, अरुण आदि लोग उपस्थित थे। संत शिरोमणि रविदास जी की आज हम लोगों ने जयंती अभी आपने देखा मनाने का काम किए। समूचे कांग्रेसी, नवादा जिले के कांग्रेसी यहाँ पहुँचे हुए हैं रविदास जयंती मनाने के लिए। इनके आदर्शों पर हम लोगों ने आज इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके इनके बताए गए रास्तों पर चलने का निर्णय लिया है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से दबे कुचले गरीब की पार्टी रही है और संत रविदास ने इसी तरह का शिक्षा दिया था हमारे समाज में जात पात हटाने का। यही संत रविदास जी का वक्तव्य था। इसलिए हम लोग इनको आदर्श के रूप में मानते हुए आज इनकी जयंती मना रहे हैं। संत खबर यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। बता दें, यूपी के प्रतापगढ़ में 22वां शपथ समारोह शामिल किया गया। आपको बता दें, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 22वां शपथ ग्रहण नगर के हादीहाल में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को एसडीएम सदर मोहनलाल गुप्ता ने शपथ दिलाई, उनके पद और गोपनीयता की। शपथ ग्रहण के मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, सांसद संगम लाल गुप्ता, सदर विधायक राजकुमार पाल, अभय पांडे, सीओ सिटी सहित तमाम लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष करुणेश प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। खबर यूपी के लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के लखनऊ में रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, रामदास अठावले ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा की। आज केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने अपने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के चुनाव की तिथि कल इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में 56% दलित हैं, इसलिए हमारी पार्टी को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। ममता की सरकार को 10 साल हो रहे हैं लेकिन विकास नहीं हुआ। इस बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, बीजेपी आएगी। हम 5 राज्यों में बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य में गठबंधन नहीं आया तो उन राज्यों पर कुछ सीटों पर आरजेपी लड़ेगी। हमारी पार्टी सभी पिछड़ों को साथ लेकर चलती है, इसलिए कई लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और यहीं उन्होंने ये कहा कि बसपा से यहाँ की जनता नाराज और हमारी पार्टी से जुड़ना चाहती है। उन्होंने ये भी बताया कि वह शाम को 7:30 बजे सीएम योगी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वह रवि किशन के बुलाए हुए एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी है, तो इसी तरह मतलब हम सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं बात करने वाला हूँ और आरपीआई को कुछ अगर एक 8-10 सीटें अगर मिलती है तो उसका बीजेपी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और आरपीआई के अगर कुछ एमएलए यहाँ चुनकर आएंगे
तो डीएसपी को एक झटका देने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। खबर यूपी के अमेठी से सामने आ रही है। आपको बता दें यूपी के अमेठी में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। आपको बता दें बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती सामने दी है और यात्री से मारपीट कर उनका मोबाइल फोन छीन लिया है। अमेठी में बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दे दी है। बाइक सवार बदमाशों ने यात्री से मारपीट कर मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए हैं। युवक के सर पर गंभीर चोट आई है और सूचना पर पहुंची पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी अमेठी भेजा गया है। बदमाशों ने अमेठी कोतवाली से चंद कदम दूरी पर घटना को अंजाम दिया और युवक नोएडा से अमेठी अपने दोस्त से मिलने आया था। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जोड़ियों को ऑनलाइन आशीर्वाद देंगे। 27 फरवरी को 3,300 जोड़ियां विवाह बंधन में बंधेंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में एक साथ कई कन्याओं को अपना आशीर्वाद दिया और उनके विवाह में शामिल हुए। दर्शनीय आयोजन काफी मायने रखता है क्योंकि इसमें उन जोड़ों का विवाह किया गया जो विवाह योग तो होते हैं, तंगी के कारण विवाह नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनका विवाह करवाया और कोरोना के कारण मुख्यमंत्री 22 जिलों में हो रहे विवाह समारोह में ऑनलाइन आशीर्वाद दिया। इस मौके पर नव दंपतियों को आशीर्वाद और उनके सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 जिलों में एक साथ इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। खबर यूपी के मेरठ से सामने आ रही है। बता दें यूपी के मेरठ में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक जवान की मौत हो गई और परिजनों ने कोहराम मचा दिया है। आपको बता दें मेरठ के रहने वाले सीआरपीएफ जवान की झारखंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गोली लगने के बाद शव को गांव लाया गया। वहीं गांव में छूछुई में हड़कंप मच गया, जिसके बाद देर रात पार्थिव शरीर झारखंड से मेरठ पहुंच गया। वहीं अब ग्रामीण और परिजन जवान की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए हैं। उनकी मांगे तो केंद्र और सरकार द्वारा जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे। आपको बता दें मामला मेरठ के थाना ठिठौर क्षेत्र के गांव का है, जहां पर सोमपाल नाम के जवान सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे थे, जिसकी पोस्टिंग झारखंड में थी। ड्यूटी के दौरान संपन्न की संदिग्ध स्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। नहीं, जैसा आपको मालूम है कि ये इसी गांव के रहने वाले सोमपाल जी सीआरपीएफ में थे, उनकी मृत्यु हुई थी, उनका शव आया हुआ है। उनके विभागीय अधिकारी भी साथ में लेके आए हैं और सभी हेड कांस्टेबल है, अधिकारी तो नहीं आया, इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल नहीं इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली से हायर करे जी। यस, तो उन्होंने भी आपको बताया, सबके सामने बताया उन्होंने कि उनके विभागीय रूप से इस मृतक के मामले में सामान्य मृत्यु मान करके ही सभी विभागीय लाभ दिए जाते हैं। वो उनकी औपचारिकताएं पूर्ण कराएंगे और लोगों की मांग थी कि राज्य सरकार से भी कुछ मदद दिलाई जाए। उसके लिए हम लोग अपना रिकमेंडेशन शासन को भेजेंगे। जहाँ तक और भी जो उनकी विभागीय मान्यताएं हैं वो मिल जाए। और एक मामला और था कि इस प्रकरण की मृत्यु की जांच हो, उसके लिए भी हम लोग पत्र उनके ज्ञापन को लिख रहे हैं। सहायता जो अनुमान है उनके सीआरपीएफ की तरफ से पूरी सहायता उनको दी जाएगी। उनके इंस्पेक्टर साहब भी मौके पे थे। एक बच्चे को उनके नौकरी और जो भी पेंशन आदि के काम है वो सारे होंगे। 2004 में समाप्त हो गई। नहीं, ये तो उससे पहले के भर्ती होंगे। नहीं, 2004 की भर्ती है। 2004 के भर्ती होंगे, लेकिन विभाग की तरफ से है सारी चीजें, व्यवस्थाएं जो है वो अनुमान है, जो मिलेंगी, इसमें कोई बट नहीं। खबर यूपी के हरदोई से सामने आ रही है। आपको बता दें यूपी के हरदोई में पुलिस ने 50 शराब की पेटियों को गिरफ्त कर लिया। आपको बता दें और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद 50 पेटी शराब की जब्त की गई है। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 50 पेटी देशी शराब की जब्त की गई है। वहीं शराब की दुकान से चोरी की गई थी। यह घटना 1 तारीख की बताई जा रही है। आपको बता दें जब चोरों ने देशी शराब की दुकान से 50 पेटी पर हाथ साफ किया, तब अपर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचने के लिए एक टीम गठित की, जिसमें क्षेत्राधिकारी भी तैनात किए गए। मुखबिर की सूचना पर देशी शराब के पेटियों में बचे हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 50 पेटी शराब और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया। वहीं पुलिस को इसके अन्य 2 साथियों की तलाश है जो भागने में कामयाब रहे। ग्राम दहलिया
है वहां पर 1 फरवरी की रात में देसी शराब की दुकान में 50 पेटी शराब जो है चोरी हुई थी। पुलिस ने तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया था और बेचना प्रारंभ की थी। आज पुलिस को उस घटना का अनावरण किया है, जिसमें एक व्यक्ति गांव का ही था, सत्यपाल, जिसके घर पर पुलिस को सूचना मिली कि चोरी गया माल रखा हुआ है। पुलिस ने वहां दबिश दी और एक व्यक्ति वहां से गिरफ्तार किया गया, राम सच्चे, जो फरुखाबाद का रहने वाला है। उसके पास से 35 पेटी देसी शराब जो भी चोरी हुई थी बरामद हुई है। शेष 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके शेष चोरी गया माल बरामद किया जाएगा। लगभग कितने लोग थे इनके साथ में? 3 लोग थे, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 शेष है। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार के मोतिहारी से पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मोतिहारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि छितौनी थाना अंतर्गत स्पोर्ट्स क्लब मैदान में कुछ बाहरी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार के साथ आए हैं। इसकी सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए छितौनी थाना क्षेत्र के द्वारा एक टीम गठित कर स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में छापेमारी किया गया। वहीं 4 अपराधी मासूम, सिद्धार्थ कुमार, मोहम्मद इरशाद जो मधुबन थाना क्षेत्र के निवासी हैं और एक अपराधी मंसूर आलम बजरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिसे अवैध हथियार जिसमें एक 7.65 mm का पिस्तौल, एक एयरगन और एक चोरी का मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों के द्वारा जनवरी 2021 में 500 चक्र गोली मोतिहारी में बेचा गया। पूर्व में गिरफ्तार अपराधी मासूम के पिता मोहम्मद वली आलम द्वारा वर्ष 2020 में 500 चक्र गोली बेचने के लिए लाया गया तो विशेष कार्य बल बिहार पटना द्वारा मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया था। इन लोगों के द्वारा हथियार और भारी मात्रा में गोली पटना मीठापुर निवासी कुख्यात अपराधी मनीष कुमार से खरीदा जाता था। मनीष को पटना पुलिस द्वारा पूर्व जेल में भेजा जा चुका है। शेष बचे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मुन्ना और नित्यानंद के द्वारा वहां रेड किया गया, जिसमें 4 अपराधकर्मी पकड़े गए। मोहम्मद मासूम, सिद्धार्थ कुमार, मोहम्मद इरशाद और मंसूर आलम। इन लोगों के पास से एक 7.65 mm का पिस्टल, एक एयर गन कट्टा जैसा दिखता है, 7.65 mm की 20 राउंड गोलियां और एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ। साथ ही पूछताछ में पता चला कि मोहम्मद मासूम का पिता मोहम्मद वली आलम, जो पूर्व में 2020 में STF के द्वारा पकड़ा गया था और 500 राउंड गोलियों के साथ पकड़ा गया। आपका राज आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।